एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग इस सेशन में हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस हम लोग करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए डिटेल स्टडी तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हम लोग उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते भी हैं और आएंगे। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे जो क्लास का अपडेट यानी वीडियो का अपडेट आप लोगों को तत्काल मिल जाए, कोई क्लास मिस ना हो। ओके, तो आइए हम लोग एकदम जीरो से ही चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जहां से क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर है हमारे सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री का प्रारंभिक ये काल है, यहाँ से एक क्वेश्चन अथवा दो क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये जरूरी था इसका डिवाइडेशन करना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यह है हिस्ट्री का हम लोग जो विभाजन करते हैं या विभाजन किया गया है, इतिहास का विभाजन दो रूपों में हमें दिखाई पड़ता है। अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विभाजन किया गया है। ओके, एक विभाजन तो किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, एक मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और एक मॉडर्न आधुनिक इतिहास। ओके, लेकिन एक विभाजन यह किया गया है आपका इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह हिस्ट्री है, इसे डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, यानी यह फर्स्ट पार्ट हो गया, यह सेकेंड पार्ट हो गया और यह थर्ड पार्ट हो गया। तीन कालों में, तीन भाग में। यह है फर्स्ट जो एज है या काल है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। ओके, और सेकंड है, दूसरा है ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। ओके, और इस थर्ड को कहते हैं ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एज, इसे हिस्टोरिक एज कहते हैं। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं हम लोग कि इसके विभाजन का आधार क्या है। तो विभाजन का आधार क्या माना गया है, सिर्फ अगर एक शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाएंगे। लेखन कला, लेखन के बारे में, यानी लेखन कला को आधार बना करके इसका विभाजन किया है। ओके, अब लेखन कला से तात्पर्य क्या है कि इस काल में यानी प्री हिस्टोरिक एज में के जो मानव थे, और इस काल में जो मानव थे उन्हें अर्लीस्ट ह्यूमन कहते हैं यानी आदि मानव कहते हैं, या हिंदी में प्रारंभिक मानव भी कहा जाता है। ओके, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज में अर्लीस्ट ह्यूमन थे, जिन्हें हम लोग आदि मानव कहते हैं, या सीधे कह दिया जाए इस काल के मानव, प्राग ऐतिहासिक काल के मानव, इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ओके, यानी लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित, लेखन कला से संबंधित कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ओके, इस आधार पर यह विभाजन किया गया है कि इस प्रागैतिहासिक काल में लिखने या लेखन कला से संबंधित या कोई भी लिखित एविडेंस या साक्ष्य नहीं मिला है इस तरह का। ओके, न कोई लिटरेचर साहित्य मिला है, न कोई इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख भी नहीं मिला है। अभिलेख से तात्पर्य जैसे अशोक सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन सबसे अधिक पाए गए हैं, मिले हैं अभिलेख, जिस पर कुछ लिखा है, उनके नाम लिखे गए हैं, उनके जो आप कह लीजिए उपाधि धारण किए थे देवानाम्पी, वो मिला है, व्यक्तिगत नाम अशोक भी मिला है। तो इससे जानकारी उस काल के बारे में मिल जाती है, इंस्क्रिप्शन से भी जानकारी मिल जाती है, या फिर लिटरेचर साहित्य इत्यादि से भी, ग्रंथ जिसे आप कहते हैं या बुक कहते हैं, तो ये सब जो रचनाएं उस काल में होती है उससे मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सारे कुछ एब्सेंट है, यानी इस काल में न कोई
लिटरेचर यानी न कोई बुक मिला है, न कोई इपिक मिला है यानी न कोई ग्रंथ मिला है, और न ही कोई इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख भी नहीं मिला है। इस काल के अभिलेख भी नहीं मिले हैं, इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं सेकंड पर, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक काल। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको किसको रखा गया, किस काल को, तो इस काल के अंतर्गत रखा गया है हम लोगों स्टोन एज यानी पाषाण काल को रखा गया है, पाषाण काल के मानव को रखा गया है जिसे आदि मानव कहते हैं, और मेगालिथिक एज महापाषाणिक काल को रखा गया है, ताम्र पाषाणिक काल को रखा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उन्हें पाषाण काल का भी मानव कहा जाता है। ओके, आगे है दूसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ पर लेखन कला थी। ओके, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर लेखन कला थी, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख भी मिले हैं, यहाँ पर अभिलेख पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंसी इसकी यह है कि यहाँ पर तो लेखन कला था और इसके एविडेंस भी मिले हैं, लेकिन अभी तक यह पढ़ा नहीं जा सका है। इस यानी लेखन कला के बारे में जानकारी मिलती है, यानी इस काल के जो मानव थे वह लिखना पढ़ना जानते थे। ओके, एक तरह से आप यह भी कह सकते थे कि साक्षर थे। तो इस काल में लिटरेसी थी, साक्षरता था। तो इस काल में इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिला है, बुक तो नहीं मिला है, ध्यान रखना है, न बुक मिला है न ग्रंथ मिला है इस काल का। इस काल के बुक एब्सेंट है, इपिक यानी ग्रंथ भी एब्सेंट है, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि सब एब्सेंट है। लेकिन जो अभिलेख मिले हैं, पाए गए हैं, वह अभी तक उसका वाचन नहीं किया जा सका है, यानी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस काल में तो लेखन कला थी, इस काल के लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, लेकिन उनकी लिपि क्या थी, स्क्रिप्ट क्या था, लैंग्वेज भाषा क्या था, इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वह अभिलेख अभी तक पठनीय नहीं है, पढ़े नहीं गए हैं। तो इस काल के अंतर्गत जिस सभ्यता को रखा गया है उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी उसे संध्या सभ्यता कहते हैं, उसे संध्या सभ्यता कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यह आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि संदर्भ सभ्यता को किस काल में रखा गया है। तो संदर्भ सभ्यता के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, हमेशा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि संदर्भ सभ्यता किस काल में रखी गई है या किस काल में आती है। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि संदर्भ सभ्यता से आप देखेंगे क्या है, वह है धौलावीरा। तो धौलावीरा से हमें ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिलता है, यानी एक दीवार पर ब्लैक बोर्ड के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे विद्वानों द्वारा इंस्क्रिप्शन अभिलेख भी कहा जाता है, मिले हैं, लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सका, वह पठनीय नहीं है। इसका मतलब और बर्तनों पर, मोहरों पर जो सील होता था उस पर भी लिपियों का अंकन है, लेकिन उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया है। ओके, इसलिए संदर्भ सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं, नंबर 3 पर है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज में क्या है, इस काल में लेखन कला थी, ठीक है, इस काल में लेखन कला थी, ये तो अच्छी बात है, यहीं से लेखन कला के बारे में हमें जानकारी मिल रहा है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाषाण काल में, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का लिखित यानी एविडेंस नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य से तात्पर्य है न कोई ग्रंथ मिला है, न कोई बुक मिला है, और न ही कोई इंस्क्रिप्शन मिला है। इसलिए यहाँ पर यह पता लगता है, इससे यह बात प्रूफ हो जाती है कि प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज में जो एजुकेशन था वह एब्सेंट था। क्यों? क्योंकि उससे संबंधित कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लेखन कला था, यहाँ से इपिक भी मिले हैं। इपिक यानी ग्रंथ जिसे कहते हैं, या बुक भी आप कह सकते हैं, ग्रंथ मिले हैं। और फिर आप देखेंगे तो उसका वाचन भी हुआ है, उसे पढ़ा भी गया है, इसलिए इस काल से को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आप देखेंगे वेद,
वेद जो मिला है वह वैदिक काल में, तो वैदिक काल के लोग पढ़े लिखे थे, लेखन कला था, वेद लिखा गया, वेद पढ़ा भी गया, उसका वाचन भी हुआ और उससे उस काल के बारे में जानकारी भी मिली। इसलिए यह पता लगता है कि उस काल के लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और उस काल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत वेद है, जिसे एथेंटिक वो सोर्सेज के रूप में आप कह सकते हैं कि एथेंटिक वो सोर्स है जिससे उस काल के बारे में हमें जानकारी देता है। तो एक लाइन में क्या है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उस काल के बारे में लिखित साक्ष्य या एविडेंस मिले हैं हमें, जिससे उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार यह विभाजन इंपॉर्टेंट है। तो आप से एग्जाम में पूछा जाता है कि पाषाण काल किस काल के अंतर्गत रखा गया, तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक काल के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत संदर्भ सभ्यता को रखा गया। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वह प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत रखा गया है या आता है। यह क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं स्टोन एज पर यानी पाषाण काल पर, क्योंकि पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, स्टोन एज से, पाषाण काल से। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और टू दी पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। यह है पाषाण काल या स्टोन एज। अब सबसे पहले इस बात पर बहुत जल्द हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक ही लाइन में समझ लेंगे कि इस काल का नाम, ये जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, इसका नाम क्यों स्टोन एज पड़ा। ओके, यानी पाषाण काल क्यों पड़ा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पाषाण काल इसलिए पड़ा कि इस काल में जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं या इस काल के बारे में जो भी हमें जानकारियां मिलती हैं वह सिर्फ स्टोन टूल्स से या आप कह सकते हैं कि पत्थरों के औजार से। ओके, इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया। और इस काल के बारे में पाषाण काल नाम कौन रखा, इस काल के फादर यानी जनक कौन कहे जाते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं कि पाषाण काल इसलिए नाम पड़ा कि इस काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है सिर्फ पत्थरों से या पत्थरों के औजारों से या सिर्फ स्टोन से। ओके, इसलिए पाषाण काल नाम पड़ा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान रखते हैं कि इस पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस पाषाण काल को, स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया है। फर्स्ट जो है पूर्व पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल और थर्ड जो है नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। ओके, यानी फर्स्ट काल पूर्व पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, पूर्व अथवा इसे पूरा पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। ओके, पूर्व अथवा पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। ओके, अब सेकंड को कहा जाता है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। ओके, इसके बाद थर्ड को कहा जाता है नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, अथवा इसे समझने के लिए भी कह सकते हैं या कहा जाता है लेटर स्टोन एज। ओके, यानी और मिडिल स्टोन एज और प्री स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब यहाँ पर इस पाषाण काल के डेट के पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस पाषाण काल की जो तिथि दी गई है, तिथियों से संबंधित, तो विद्वानों ने तो अलग अलग डेट दिया है, तिथि दिया है, यानी इस काल का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वह अलग अलग है। सभी विद्वान एक मत पर सहमत नहीं है, यानी विद्वानों के मतों में वैचारिक मतभेद है, यानी समानता नहीं देखने को मिलती है। इसलिए हम लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी जो भारत सरकार द्वारा जो बुक पब्लिश की जाती है उसके डेट पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी को बेस मान करके आता है, या फिर कहीं भी आप लोग यह समझिए कि कहीं डेट इत्यादि के बारे में अगर वैचारिक मतभेद होता है या कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो भारत सरकार के द्वारा जो एनसीईआरटी जो बुक है उसी के डेट को एथेंटिक माना जाता है। तो हम लोग उसके आधार पर एनसीईआरटी
के डेट के आधार पर इसका हम लोग विभाजन देख लेते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पूर्व पाषाण काल या टोटल हम लोग देख लेते हैं कि 2 मिलियन यानी 20 लाख ईसा पूर्व 2 मिलियन बीसी ये से लेकर के यानी 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के इस काल के बारे में जानकारी 6000 ईसा पूर्व तक यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट या हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। तो 6000 तक का ये ड्यूरेशन है, काल है इस स्टोन एज का। लेकिन अब एक एक काल को हम लोग देख लेते हैं। तो पैलियोलिथिक एज जो है पूर्व पाषाण काल अथवा पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12000 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल 12000 से 10000 ईसा पूर्व तक है। ओके, और फिर नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज 10000 से 6000 ईसा पूर्व तक ये तिथि है, यानी डेट इसका ड्यूरेशन है, काल है। ओके, तो ये बातें क्लियर हुई। अब हम लोग इसको देख ले, यहां से थोड़ा समझ लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूर्व पाषाण काल अथवा पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक जो एज है इसका भी विभाजन किया गया है। इसे भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। और फर्स्ट है, नंबर 1 है निम्न पूरा पाषाण काल, ओके, जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। सेकंड है मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी मध्य पूरा पाषाण काल। ओके, इसके बाद थर्ड है अपर पैलियोलिथिक एज यानी उच्च पूरा पाषाण काल। तो 3 भागों में इसका क्लासिफिकेशन पूरा पाषाण काल का भी किया गया है। तो यह है डिवाइड किया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी था। ओके, और डिटेल जब जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री यूपीएससी में रखे रहते हैं, तो फिर वहां पर ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर इसे बहुत ही डिटेल डिस्कस करना पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ पर प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस काल के में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो घटनाएं हैं वो पूछे जाते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह डिवाइडेशन क्यों किया गया है। पूरा तो स्टोन एज ही है, जब पाषाण काल ही है तो उसे क्यों विभाजित किया गया है, उसे डिवाइड क्यों किया गया है। तो और इस बारे में जो सोर्सेज है यानी जो स्रोत है वह पत्थर के औजार ही है, स्टोन टूल्स है यानी पाषाण उपकरण है। तो फिर क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि समय समय पर जैसे जैसे अर्लीस्ट ह्यूमन यानी इस काल के जो मानव थे उसे अर्लीस्ट ह्यूमन कहा गया, यानी जिसे आदि मानव कहते हैं हिंदी में। ओके, आदि मानव जो थे, इस काल के जो निवासी थे, उन्हें अर्लीस्ट ह्यूमन अथवा आदि मानव कहा गया। तो उन लोगों ने के अनुभव के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो स्टोन टूल्स थे वह प्रारंभिक थे, जो अर्लीस्ट टाइम के थे, प्रारंभिक समय के थे, वह भारी थे, स्मूथ नहीं थे। ओके, और आप कह लीजिए कि धारदार नहीं थे और वेट उनका अधिक था, भारी थे। तो वह शिकार करने में, हंटिंग करने में या उनके जीवन में जो यूज वो करते थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इसलिए धीरे धीरे अनुभव के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि धीरे धीरे उन स्टोन टूल्स को छोटे रूप में स्मॉल स्टोन टूल्स का यूज करने लगे, स्मूथ चिकना बनाने लगे, धारदार करने लगे, माइक्रो यानी और छोटे बनाने लगे। इस आधार पर यानी स्टोन टूल्स को आधार मान करके इन 3 कालों का विभाजन किया गया है। इस काल में जब हम लोग आएंगे, इस काल में मध्य पाषाण काल में, इस काल के कंपैरिजन में जो स्टोन टूल्स थे हल्के थे, स्मूथ थे। ओके, लेकिन इस काल में जब आएंगे तो और हल्के हो गए, स्मूथ हो गए और माइक्रो यानी छोटे हो गए, स्मॉल हो गए इस मध्य पाषाण काल के कंपैरिजन में। तो इसलिए यह विकास के स्वरूप को दिखाता है, यह आगे बढ़ते हुए स्वरूप को दिखाता है। तो विभाजन का यही आधार था। ओके, अब हम लोग इस पूर्व पाषाण काल अथवा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टोन एज यानी पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दिया। ओके, इस बारे में सर्वप्रथम हम लोगों को किसने बताया या जानकारी किसने दिया, तो उस विद्वान का नाम है जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ओके, तो जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड और कब जानकारी दिए? 1863 यानी 1863 में। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 में सर्वप्रथम यह जानकारी दिया। तो इनको एविडेंस कहाँ से मिला, यह भी जान लेना जरूरी है। तो एविडेंस कहाँ से मिला? तो जो प्लेस है यानी साइट है, स्थान है, वह पल्लावरम है। और पल्लावरम कहाँ पड़ता है यह भी जानते रहिएगा, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पल्लावरम पड़ता है, जो यह साइट है यह तमिलनाडु आपका है। तो तमिलनाडु स्टेट में यानी तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई के नजदीक नियरेस्ट है या नियर नजदीक है पल्लावरम नामक साइट या पल्लावरम स्थान। ओके, तो पल्लावरम से इन्हें क्या मिला, किस चीज के एविडेंस मिले, तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से इनको स्टोन टूल्स मिला यानी पाषाण उपकरण मिले। और जो पाषाण उपकरण मिला वह क्या था? हैंड एक्स। हैंड एक्स किसका था भाई? एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होती है, तो हैंड एक्स यानी जिसे पत्थर की कुल्हाड़ी कहते हैं। ओके, तो स्टोन हैंड एक्स मिला यानी पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। तो इस प्रकार यह भी इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे पहला जो स्टोन टूल्स मिला यानी पत्थर का जो उपकरण मिला या पाषाण उपकरण मिला वह क्या था? कुल्हाड़ी था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बने और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है यूपीएससी से लेकर के यूपीपीसीएस या अदर स्टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन हुआ कि पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दिया? तो जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब ने दिया। कब दिया? 1863 में दिया। ओके, इस बारे में जानकारी। और उन्हें क्या मिला? तो उन्हें पत्थर की कुल्हाड़ी मिली यानी हैंड एक्स मिला, स्टोन हैंड एक्स मिला। कहां से मिला? स्थान है पल्लावरम। पल्लावरम कहां पड़ता है? तो तमिलनाडु, ध्यान रखना है ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो यह स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई के नजदीक पल्लावरम नामक स्थान से मिला है। तो पल्लावरम नामक स्थान से इस प्रकार 3 क्वेश्चन किस सन में? 1863 में। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। किसने जानकारी दिया? जॉन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब ने दिया। और किस आधार पर दिया? इन्हें स्टोन टूल्स मिला यानी पत्थर की कुल्हाड़ी इन्हें मिला। ओके, तो स्टोन जो टूल्स मिला यानी पत्थर के जो पाषाण उपकरण मिला वह कुल्हाड़ी मिला, हैंड एक्स मिला। और किस स्थान से? पल्लावरम से मिला। ओके, तो इस प्रकार यह इस काल का जो पहला उपकरण मिला था वह पत्थर की कुल्हाड़ी। यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हैंड एक्स के अलावा अन्य स्टोन टूल्स क्या मिले? अन्य पत्थर के उपकरण क्या मिले? तो अन्य उपकरण जो थे चापर था, ओके, चॉपिंग था और पेबुला। चापड़ का मतलब यह होता है एक तरफ धार वाला। जैसे आप देखेंगे कि एक तरफ धार वाले ऐसे होते हैं, इसे चापड़ कहते हैं। जो कसाई वर्ग या क्लास के पास होता है एक तरफ धार वाला। ओके, तो इस तरह के जो स्टोन टूल्स होते थे उन्हें चापर नाम रखा गया। चापिंग का मतलब ब्लेड की तरह जिसमें दोनों तरफ धार होता था। ओके, जिसमें 2 तरफ धार होता था। पेबुला से तात्पर्य है स्टोन, स्मॉल स्टोन। ओके, जो छोटे पेबल मतलब वैसे तो कंकड़ होता है लेकिन कंकड़ से मतलब नहीं है। आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल जो स्टोन है, छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते थे उनका प्रयोग ये लोग करते थे। तो अब प्रश्न यह है कि इन स्टोन टूल्स का यूज जो पाषाण काल के लोग थे, मानव थे, जिन्हें अर्लीस्ट ह्यूमन कहा जाता था यानी आदि मानव कहा जाता था, तो वह इसका यूज कहाँ करते थे, प्रयोग कहाँ करते थे? तो इसका प्रयोग हंटिंग, शिकार में करते थे। और किसका शिकार करते थे? वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों के शिकार करने में प्रयोग करते थे। तो यह तो मेन बातें थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। और प्राचीन काल में जो हमारा भारत था इसको भी ध्यान रख लेना है कि पाकिस्तान भी हमारे इंडिया में ही था, भारत में अफगानिस्तान भी था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था और इधर बांग्लादेश भी था। तो पूरा भारत जो है, प्राचीन समय का जो भारत था यानी जो हम लोग स्टोन काल में पढ़ रहे हैं उसमें अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, इंडिया यानी भारत और बांग्लादेश, ये पूरा देश मिलकर के इंडिया था यानी भारत था। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक काल पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज। इस काल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग पाषाण काल को जो डिवाइड हम लोग किए थे, पूरा पाषाण काल अथवा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव अथवा उत्तर पाषाण काल, तो एक एक काल पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम को के दृष्टिकोण से। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो पहला काल हम लोगों ने देखा था पूर्व पाषाण काल अथवा पैलियोलिथिक एज अथवा पूरा पाषाण काल। ओके, तो यह तीन नामों से जाना जाता है। तो यह फर्स्ट काल यानी पूरा पाषाण काल अथवा पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे जिन्हें आदि मानव कहा जाता था यानी अर्लीएस्ट ह्यूमन, तो उनकी विशेषता क्या थी, इस बात को हम लोग देख लेते हैं कि उनका दिनचर्या कैसा था, किस किस चीज का वो प्रयोग करते थे, उनके मुख्य ऑक्यूपेशन क्या थे, व्यवसाय क्या थे, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे उनका जो मेन वर्क होता था या ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं, व्यवसाय तो नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन मुख्य जो उनका कार्य था हंटिंग यानी शिकार करना। ओके, तो मुख्य कार्य उनका हंटिंग था, शिकार करते थे। अब शिकार किसका करते थे, तो वाइल्ड एनिमल का। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों का। क्यों, क्योंकि जंगलों में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे। नदियों के किनारे इसलिए रहते थे कि उन्हें पेयजल उपलब्ध हो सके, और जंगली जो वाइल्ड एनिमल है वह भी जंगलों में नदी के किनारे के एरिया में ज्यादा रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि जानवर भी तो पेयजल चाहिए, यानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए वाटर चाहिए, जल चाहिए। इसलिए आदि मानव भी इन नदी घाटियों में निवास करते थे जहां पर उनको पेयजल भी उपलब्ध हो जाता था, और भोजन के लिए जो वाइल्ड एनिमल थे, जंगली जानवर भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, अवेलेबल होते थे। उनका हंटिंग यानी शिकार आसानी से कर लेते थे। ओके, इसलिए यह मानव यानी आदिकाल में जो कह लीजिए या पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे जिन्हें आदि मानव कहते थे, या इनका निवास स्थान अधिकांशतः नदी घाटियों की तरफ था और पहाड़ों इत्यादि में था। ओके, तो मुख्य कार्य यह शिकार करना था। इसके बाद यह एग्रीकल्चर एब्सेंट था यानी कृषि कार्य करना नहीं जानते थे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन करना भी नहीं जानते थे, यानी पशुपालन नहीं करते थे, एग्रीकल्चर कृषि नहीं करते थे, ओनली बस हंटिंग शिकार करते थे। ओके, इनका अस्थाई निवास नहीं था। अस्थाई निवास से तात्पर्य है परमानेंट हाउस अस्थाई निवास नहीं बनाते थे। तो कैसे रहते थे, यायावर जीवन व्यतीत करते थे। यायावर से तात्पर्य क्या है, घुमक्कड़ जीवन। ओके, शिकार करते हुए आगे चले गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहीं पर स्टे कर लिए, रुक गए, फिर वहां से आगे बढ़ जाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, जिसे यायावर जीवन कहा जाता था। ओके, अगला पॉइंट है इनका जो भोजन होता था यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। शाकाहारी यानी वेज एंड नॉन वेज दोनों होते थे, लेकिन इनका जो भोजन होता था, आहार था, वह कच्चे, इनका जो फूड था वह रॉ मटेरियल ज्यादा रहता था। ज्यादा का मतलब यह है कि कच्चे भोजन का ही यह प्रयोग करते थे, भोजन को पकाना नहीं जानते थे। क्यों, क्योंकि आग के बारे में, आग का प्रयोग करना ही नहीं जानते थे। आग के बारे में तो इनको जानकारी हुई, लेकिन उसका यूज करना ये नहीं जानते थे। ओके, तो इसलिए यह कच्चे भोजन का ही प्रयोग करते थे या कच्चे भोजन ही करते थे। ओके, चाहे वह शाकाहारी में फल फूल फ्रूट्स इत्यादि, ट्री वृक्षों की पत्तियां इत्यादि, इसके अलावा वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों का शिकार करके मांस भी में कच्चे खाते थे। ओके, क्योंकि इनके पास कोई अर्थन पॉट या मिट्टी के बर्तन भी नहीं थे, उस समय कोई मेटल भी नहीं था कि जिसके या और उतना इनके पास नॉलेज भी नहीं था कि या उसके बर्तन बना सके, पॉट बना सके, ओके, प्लेट इत्यादि बना सके। तो इसलिए कच्चे मांस का प्रयोग करते थे, और इसके बाद जंगलों में जो कंदमूल होता था उनका प्रयोग करते थे। ओके, इस प्रकार इनका जो भोजन होता था वह कच्चे रूप में होता था। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, यह तो बातें इंपॉर्टेंट हो गई।
इनका मुख्य जो कार्य था, वर्क था, हंटिंग करना, शिकार। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते थे, और जो इनके भोजन का ये जो प्रयोग करते थे तो कच्चे भोजन का प्रयोग करते थे, फूड इनके रॉ मटेरियल के रूप में होते थे। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शिवालिक क्षेत्र में है, शिवालिक की पहाड़ियां आप लोग जानते होंगे। शिवालिक जो क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ियों के क्षेत्रों में इस काल के पशुओं के जीवाश्म अधिक मिले हैं, यानी पशुओं की हड्डियां अधिक मात्रा में मिली है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो यह शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की यह जो पहाड़ियां हैं, इन क्षेत्रों में पशुओं की हड्डियां अधिक मात्रा में पाई गई हैं, और वह भी वाइल्ड एनिमल। क्यों? क्योंकि पशुपालन करना तो जानते नहीं थे, मतलब एनिमल हस्बेंड्री का जो वर्क था वह नहीं करते थे, तो जंगली जानवरों की हड्डियां यहाँ से मिली है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वह होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश में जो नर्मदा ताप्ती जो वैली है, घाटी है, इन क्षेत्रों में भी आदिमानव के निवास के एविडेंस पाए गए हैं, मिले हैं। नर्मदा और ताप्ती, यह दोनों नदियों की इंपॉर्टेंस यह है कि दोनों नदियां अरब सागर में आकर के गिरती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ओके, और यह नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जबकि शेष नदियां जो है इधर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती के क्षेत्रों में होशंगाबाद था मध्य प्रदेश में, यहाँ से ह्यूमन स्कल यानी मानव कपाल यानी खोपड़ी का साक्ष्य मिला। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मानव खोपड़ी का साक्ष्य होशंगाबाद से मिला है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि बेलर नदी घाटी से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो हड्डी की बेलर नदी घाटी से तात्पर्य क्या है? यह उत्तर प्रदेश से तात्पर्य क्या है? यमुना नदी, यह है यमुना रिवर, और यह है गंगा रिवर। दोनों आकर के उत्तर प्रदेश के प्रयाग जनपद में संगम में मिल जाती हैं, और यहां से यह आगे बढ़ती हैं। तो प्रयाग से यानी प्रयागराज जनपद में ही मिर्जापुर की तरफ से एक नदी आती है, वह बेलन रिवर है, बेलन नदी। तो बेलन नदी घाटी में के पास, बेलन नदी घाटी के क्षेत्रों में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ओके, हड्डी की बनी हुई, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यह आप लोगों को जानना जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट यानी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद से, और प्रयागराज जनपद में बेलन नदी घाटी ओके के क्षेत्रों से पाई गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पटड़े नामक स्थल से, यानी अब देखिए पटड़े अथवा पटने जो साइट है, स्थल है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पटड़े, भटड़े, इनाम गांव, ये तीनों महाराष्ट्र के साइट है या स्थल है, महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में पड़ते हैं। तो पटड़े नामक स्थल से ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच, यानी जिसे एग सेल कहते हैं, यानी जो एग है यानी अंडा है, उसके ऊपर का जो कवर्ड कह लीजिए या कवच कह लीजिए, उसके एविडेंस मिले हैं यहाँ से। तो यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटड़े स्थल से जो महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है, किस स्थल से ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच पाए गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सिहावल जो साइट है यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो सिहावल साइट सोन नदी घाटी के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ से भी मानव के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं, यानी ह्यूमन स्केलेटन के एविडेंस मिले हैं यहाँ से भी। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिहावल स्थल से भी मानव के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर इन क्षेत्रों में भी इनके निवास मिले हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में होशंगाबाद से भी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, होशंगाबाद से भी मानव कपाल का साक्ष्य मिला। और इसका जो खोज किए थे होशंगाबाद से, वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख अरुण सुनकिया साहब ने वहां पर खोज किया था, तो उन्हें प्राप्त हुआ था। तो यह सारे जो पॉइंट थे यह पूर्व पाषाण काल के अथवा पूरा पाषाण काल के हैं। ओके, आप लोग इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, शॉर्ट में टू दी पॉइंट अच्छे से डिटेल हम लोग समझे, ये सारे एग्जाम के पॉइंट्स हैं। फिर हम लोग दूसरे काल पर डिस्कस करते हैं, यानी मध्य पाषाण काल पर। ओके।